अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। बांग्लादेश की मकामी अदालत इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 78 साल साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को उनकी गैर मौजूदगी में 1400 अफराद के कत्ल का जिम्मेदार ठहराते हुए उम्र कैद और सजाए मौत सुनाई। उनके शरीक मुलजमान में साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमान कमाल और साबिक पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल मामून शामिल हैं। पुलिस चीफ हिरासत में हैं और जुर्म भी कबूल कर चुके हैं, जबकि मफरूर वजीर दाखिला भी भारत में इस वक्त मौजूद है और उनको भी सजाए मौत सुनाई गई है। उधर आजाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हिमायत से पेश की गई अपने ही वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ऐवान में 36 वोटों से मंजूर हुई, जबकि मुखालफत में 2 वोट्स पड़े। आईनी तकाजे के तहत इसी करारदाद में नामजद उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज राठौर साहब 36 वोट्स मिलने पर आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए, जो 4 साल में आजाद कश्मीर के अब चौथे वजीर आजम होंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत जहां एक तरफ मुतमईन नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब और अब उनके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब का भी इस्तीफा सामने आ चुका है। और अब इसके बाद जो पेशरफ नजर आ रही है वो ये है कि वकला और अपोजिशन ने भी इस तरमीम के खिलाफ कमर कस ली है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी है असद कैसर साहब, उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में धमाके की ताज़ियत के हवाले से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में मीडिया टॉक करते हुए कहा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को मफलूज कर दिया गया है, खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं, इसीलिए हम जुमे को यौम सियाह मनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के हर मकतबे फिक्र से इल्तिजा करते हैं कि आए मुल्क में इंसाफ के निज़ाम के लिए आवाज उठाएं। 27वीं आईनी तरमीम पास किया गया, अदालतों को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया गया। जब मुल्क में इंसाफ का निजाम कम्प्रोमाइज हो जाए, वो माशरी, वो ममालिक, वो जंगल बन जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जंगल का कानून बन गया है, किसी भी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जुमे को हम यौम सियाह मना रहे हैं। तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को, सियासी पार्टियों को हम उससे इस्तिदा करते हैं, मुल्क में इंसाफ के निजाम के लिए आवाज उठाए। 27वीं आईन तरमीम के खिलाफ सक्कर, पेशावर और लाहौर बार्स के वकला ने आज एहतजाज किया। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने वकला के एहतजाज में शिरकत करते हुए शुरा से खिताब किया और कहा, हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम हक के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान में घर, चादर, चार दीवारी कुछ भी मुकद्दस नहीं रहा। ये जब घर तोड़ें, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें और कोई अदालत इंसाफ भी नहीं देगी। हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम अदलिया की आजादी के लिए खड़े हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारी चादर, तुम्हारी चार दीवारी कुछ भी मुकद्दस नहीं है। हम जब चाहेंगे तुम्हारे घर को तोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठाएंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। अब कोई अदालत ऐसी नहीं है जो तुम्हें इंसाफ दे सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने 27वीं आईनी तरमीम के बायस जजेस के मुस्ताफ़ी होने पर सवाल उठाते हुए लंदन में जब वो साफ़ियों से गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे। हमने 6 साल इनके ज़मीर का खमियाजा भुगता है, काश ये ज़मीर पहले जाग जाते। ये सियासी ज़मीर है, इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं। ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? अगर ये ज़मीर पहले जागे होते, जब नवाज शरीफ साहब को और मुझे और बाकी लोगों को जब गलत सजाएं मिली और जो हमने 6 साल उसका उनकी ज़मीर ना जागने का जो हमने खमियाजा भुगता, काश ये ज़मीर पहले जाग जाते। अब ये सियासी ज़मीर है, ये इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान हो चुका। जो मुल्क में जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हैं उनके साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो एहतजाज का जो अमल है उसके बारे में भी अनाउंसमेंट्स की जा चुकी हैं। हम लीगल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर रूल ऑफ लॉ लविंग पीपल के साथ, जो डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं, जुडिशरी के अंदर बिलीव करते हैं, उनके साथ मिलकर ये हम तहरीक चलाएंगे। जहां एक तरफ 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को लेकर अदलिया और वकला में एक तरफ एहतजाज और एक हैजान पाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट की स्टोरी ने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो तनाव है उसको भी मजीद बढ़ा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट में छापा गया ये जो तफसीली आर्टिकल है साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब की शख्सियत को बदनाम की एक और नाकाम कोशिश है। आर्टिकल लिखने वाली खातून का ताल्लुक हुकूमती जमात से है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। आर्टिकल जो है ये उनकी रेपुटेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए एक नाकाम कोशिश है जो हुकूमत वक्त यहाँ पे पिछले कई सालों से करने की कोशिश कर रही है। इसमें जो को ऑथर खातून है हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करती रही है, हमारे पास कानूनी कार्रवाई का हक महफूज है।
दूसरी जानिब चीनी माफिया हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। शुगर मिल्स मालिकान ने पंजाब हुकूमत के 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने के हुक्म के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से आज यानी कि 17 नवंबर तक स्टे ऑर्डर ले रखा। हालांकि वफाक और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान जुलाई में किए गए मुआहदे के तहत क्रशिंग 1 नवंबर से होना थी। वफाकी वजीर खुराक राना तनवीर साहब के मुताबिक इस ताखीर का मकसद कीमतें बुलंद रखकर बाकी 2 लाख टन चीनी महंगे दामों बेचना है। मुल्क में इस वक्त चीनी की कीमत तकरीबन 190 से 230 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। वफाकी हुकूमत ने 7,65,000 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी थी और अब तक कोई 3 लाख टन से ज्यादा चीनी बरामद हो चुकी है। शुगर मिल्स मालिकान के अंदरूनी इजलास की जो कहानी सामने आती है वो उसके मुताबिक क्रशिंग की तारीख 28 नवंबर और गन्ने का रेट 400 रुपए फी मन तजवीज किया गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत में चीनी के हवाले से एक झेली कमेटी बनाई गई थी जिसे मिर्जा इख्तियार बेग साहब चेयर कर रहे थे। चंद रोज कबल प्रोग्राम में उनका कहना था कि स्टॉक से मुतालिक ये गलत बयानी करके मैनिपुलेट करके चीनी बरामद करवाई गई कि वाफर स्टॉक मौजूद है और बाद में महंगे दामों चीनी दरामद करवाई गई। शुगर की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की एक जिली कमेटी बनाई गई थी जिसको मैंने चेयर करने को कहा था। उसमें लुब लबाब में हमने कंक्लूड करके दिया है इसमें मैनिपुलेशन हुई है, स्टॉक की गलत स्टॉक रिपोर्टिंग हुआ है, उसके बेसिस पे एक्सपोर्ट अलाउ करवा दी, महंगे दामों से इंपोर्ट की गई। स्टैंडिंग कमेटी ने बाद में ये कहा कि एक्सीलेंट रिपोर्ट, हैट्स ऑफ टू यू, बट देन आइडेंटिफाई करें। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ख्वाजा साहब, बहुत सारे इशूज़ हैं जिसमें हालिया तरमीम, हालिया एक इकोनॉमिस्ट का जो एक डिटेल रिपोर्ट है उसमें जो एलिगेशंस है उस हवाले से भी, और दीगर जो इवन अफ़गान तालिबान के साथ जो हम देख रहे हैं, अफ़गान रजीम के साथ जो मामलात हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ऐसे में कि जब पे दर पे पाकिस्तान में इंसिडेंट्स हों और हमारे पास अब शवाहिद, एविडेंसेस, तमाम लीड्स मौजूद हों, हम कैसे वो आगे शेयर करेंगे। बट टू बिगिन विद, अब से कुछ देर पहले आज जो खबर सामने आई, बांग्लादेश की जो साबका वजीर आज़म है शेख हसीना वाजिद, उनको बांग्लादेश की एक मकामी अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे में सजाए मौत सुना दी है। व्हाट्स योर रिएक्शन टू दिस सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तीसरे मुल्क में जो अदालती फैसला हुआ है उसके ऊपर कमेंट करता को अच्छा नहीं लगता। मैं पॉलिटिकल वर्कर, मैं आई अवॉइड जजिंग पीपल। जो उनकी अदालत ने फैसला किया है बिल्कुल उस फैसले पे जो भी उनकी अंदरूनी मामलात हैं वो अमल दरामद होगा नहीं होगा, किसी किस्म के कमेंट जो है उससे गुरेज करना चाहिए और मैं गुरेज करूँगा इससे। एक बांग्लादेश एक बड़ी टुमल्टस सिचुएशन के बाद जो है अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और हो भी रहा है। तो हमारी दुआ है कि वहाँ पे जो उनके हालात हैं वो पुरअमन रहें और एक ट्रांजिशन टू पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो। As far this judicial verdict is concerned, I have no comments for that. Right, sir. ख्वाजा साहब, now moving on, ये 2-3 रोज कबल जो द इकोनॉमिस्ट की एक डिटेल रिपोर्ट छपी है जिसमें बुशरा बीबी, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के उस नेक्सस का जिक्र किया जाता है, दावा किया जाता है, कुछ इंकशाफात सामने आते हैं कि हाउ इमरान खान साहब वाज ऑपरेटिंग अंडर द हेवी इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वाइफ और किस तरह से ये पूरा नेक्सस जो है वो चल रहा था। ऑल्दो आपका मौक़िफ़ भी, PMLN का मौक़िफ़ भी सामने आया है, बट ये तमाम तर जो अब दोबारा इंकशाफात मंजर आम पर आए हैं, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट और आपकी इस रिपोर्ट पे बिलखुसूस क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कल से बयानात आ रहे हैं PTI की लीडरशिप के कि वो अदालत में इसको चैलेंज करेंगे। जरूर करें, बरतानिया में जाके करें, वहाँ पे जहाँ का ये रिसाला है। ऐसे कोई दो नंबरी ना करें कि इधर कहीं पे कर दें, किधर किसी और जगह कर दें। ये बिल्कुल उनको चैलेंज करना चाहिए। अगर उनमें कोई अपने लीडर के लिए कोई इज्जत वकार बाकी है उनके दिल में, तो उनको जरूर चैलेंज करना चाहिए। और ये कल से सिर्फ बयानात के ऊपर जो है इन्हिसार ना करें, तो प्रैक्टिकली को अच्छा सा वकील लेके उसको मोटी सी जो माल इकट्ठा किया हुआ है इन्होंने उसकी फीस दें और पाउंडों में, और ये चैलेंज करें वहां पे जाके UK में। ये जरूर करना चाहिए। ये पहले तो मैं ये कहना चाहता था। दूसरा ये है कि
देखें, जो इस सारे अख्ज़ किया जाता है, सारे जो भी आर्टिकल आया है अपना इकोनॉमिस्ट में, उससे एक चीज़ अख्ज़ की जाती है कि बुशरा बीबी जो थी वो शी वाज वर्किंग फॉर जनरल फैज एंड जनरल बाजवा। वो दो बंदे उस वक्त यही थे, उनके लिए काम कर रही थी और उनके जरिए जो है इमरान खान को कंट्रोल जो है वो किया जा रहा था। लेकिन इमरान खान जो है वो कल्पेबिलिटी से जो है बिल्कुल रिलीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका इक़्तिदार और दौलत का जो लालच उसके अंदर इतना कूट कूट के उसके एक एक जो आप कह सकते हैं कि हर किस्म के जो उसकी ज़हनी कैफियत थी उसमें वो पहले अव्वल और आखिर जो है वो पावर और दौलत का लालच जो है उसने उसको इस सारे गुलामी करने पे मजबूर किया। एक खातून की जो ऑपरेटिव थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की उस वक्त जो है, ये एक नटशेल में यही आता है। और अल्टीमेटली जो है वो उसके सारे ताने बाने जो हैं एक लंबी उस स्टोरी बयान हुई है उस आर्टिकल के अंदर, जो है कुछ पहले भी निकली हुई हैं, लेकिन कहा जा रहा है रात को जो इंटरव्यूज आए हैं टीवी के ऊपर के अभी तो बहुत कुछ इंकशाफात होने हैं। तो क्या इंकशाफात होने हैं जो उनकी एक रेपुटेशन है इमरान खान की, वो डेफिनेटली इससे डैमेज होगी। जो हार्डकोर पीटीआई के लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ग्रे एरिया में लोग होते हैं और सारे जो भी सियासतदान होते हैं उनके कोई हार्डकोर सपोर्टर होते हैं, कुछ ग्रे एरिया में होते हैं, कोई फेंस पे बैठे होते हैं, उनमें डेफिनेटली फर्क पड़ेगा कि ये दिस जेंटलमैन बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस फॉर विमेन, फॉर वेल्थ एंड फॉर पावर he became so gullible and so vulnerable कि वो मैं अब क्या I'm tempted to use some पंजाबी वर्ड, लेकिन मैं नहीं करूँगा। आगे चल तरफ हमें जनरल फैज के ये तमाम इंकशाफात जो है वो एक बार फिर रीसर्फेस करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो थ्रू अ गो बिटवीन वो बुशरा बीबी तक वो तमाम इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे थे। वो ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे थे? एंड बुशरा बीबी बीइंग क्लियर पॉइंट कि जहाँ पर वो अपने सुपर नेचुरल पावर्स का इस्तेमाल करी थी, वो खुद भी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकी। डू यू फाइंड ऑल दिस बिलीवेबल सर? देखिए, जो उनकी पावर्स की आप बात कर रही हैं मोहतरमा बुशरा बीबी की, वो तो साबित हुआ है कि वो पावर जो थी ऐसे ही जो है वो ड्रामा ही था, या कोई जो है इमरान खान को ट्रैप करने के लिए वो कोई इंटेलिजेंस का कोई एजेंट था जो उनको चीज़ें फीड करता था और 2 दिन के बाद वो चीज़ें हो जाती थी, तो वो इमरान खान बड़ा इम्प्रेस हो जाता था। ये स्टोरी से जो मैं अफस कर रहा हूँ कि वो मैं वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा कि उनको क्या बनाया गया इस सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर मोहतरम इमरान खान साहब को, और उन तक ये खबर पहुंचेगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी बिलीव करेंगे कि उनकी बेगम उनको जो है उनके साथ 2 नंबरी कर सकती है। बहरहाल हुई है। तो मुझे जब घर उन्होंने बुलाया जनरल एजाज अमजद ने, तो मुझे वो नीचे बेसमेंट में ले गए, इमरान तनवीर मेरे साथ था, तो बेसमेंट में ले गए। उन्होंने जाके कहा कि तुम कंडेम करो नवाज शरीफ को। मैं क्यों? उन्होंने कहा ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जनरल बाजवा के मतलब दिया गुजरांवाला के जलसे में, उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर, और जनरल फैज के मतलब तुम उसको कंडेम करो और हम तुम्हारा नैब की इंक्वायरी खत्म कर देंगे, हम फलां तुम्हारे कोई सियालकोट कंटोनमेंट में तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा जी कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मैं इंक्वायरी हो रही है, मेरे खिलाफ कुछ नहीं है। नैब को अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रखी, मैं नैब 6 महीने कैद कट के आया, मेरे खिलाफ तो कुछ ना निकला, अल्लाह ताला माफ करे मुझे। लेकिन उन्होंने ये धमकी दी और या लालच दिया कि तुम स्टेटमेंट दो। मैंने कहा जी मैं तो नहीं दूंगा। फिर उन्होंने तनवीर को कहा कि इसको बनाओ। तनवीर ने कहा जी वो अपनी मर्जी का मालिक है। आई एम ग्रेटफुल टू तनवीर ऑल्सो कि उसने मुझे मेरे पे कोई कथित तौर पे कोई प्रेशर या कोई इंडिकेट भी किया हो कि तुम ये काम करो। काम तो मैंने करना नहीं था, लेकिन तो ये जब ये एक डायरेक्टली आए ये इस किस्म की सजेशन या धमकी किसी से,
ख्वाजा साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करेंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ इंटरव्यू को हम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वज़ीर दिफा, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अफगान रजीम से मुतालिक ख्वाजा साहब ज़रूर बताइएगा कि मुज़ाकरात हमारे ज़ाहिर है वो किसी तरफ नहीं पहुँचते हुए दिखाई दिए। ऐसे में ये भी बात जो की जा रही है कि टर्किश इंटेलिजेंस चीफ हैं, टर्किश जो फॉरेन मिनिस्टर है, टर्किश डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी भी पाकिस्तान आमद नज़र आएगी। रशिया और ईरान भी जो है वो बीच में इसमें सालसी का किरदार जो है वो अदा करने मांग रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये इनको कन्विंस कर सकेंगे और जो मुज़ाकरात जो है जिस जगह पे आके हॉल्ट हुए थे वहां से कोई ना कोई एक पेशरफ नजर आएगी? मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी फीलिंग भी है कि जिन मुल्कों के आपने नाम लिए हैं, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, रशिया है, चीन है, तुर्की है, ये सारे अगर मिलके उनको कहेंगे कि हम तो कुछ चीज मांग तो नहीं रहे, हम तो कहते हैं आप अपने घर खुश रहे, हम अपने घर खुश रहे, लेट्स लिव लाइक डिसेंट नेबर्स, को रिश्तेदारी वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लेट्स लिव लाइक, इन तमाम इन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट ये जो आपने ममालिक का नाम लिया या मैंने लिया है, इंडिया जो है ना वो इस सारी चीज को सैबोटेज कर रहा है। और इंडिया का हमेशा से पिछले 76-77 साल से एक इफेक्टिव प्रेजेंस जो है उनकी काबुल में जरूर रही है और आज भी है। आप देखें जिस वक्त लड़ाई हो रही थी तो मुत्तकी साहब जो है वहां पे तकवा जो है प्रीच कर रहे थे इंडिया में बैठ के, और पूरा हफ्ता लगा उनका, मंदिरों में भी जाके तकवा प्रीच करते रहे मुत्तकी साहब। तो ये उनकी जो है मैं समझता हूं कि अगर ये सारे मुल्क जो है क्योंकि मैं आपको एक जरा एक्सप्लेन करूंगा कि अफगान को ये चीज जो है बावर करनी चाहिए कि उनकी जो पीस है दैट विल अल्टीमेटली ब्रिंग नंबर 1 उनके अपने घर में जो है खुशहाली लेके आएगा। वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहां पे लोगों को रिस्क मिलेगा, वहां पे लोग ट्रेड होगी और बड़ा कुछ होगा। कासा 1000 की वहां से गुजरनी है, वो ट्रांसमिशन लाइन गुजरनी है, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद जो है कनेक्टिविटी है, सड़कों की कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, रशिया, ये सारे मुल्क जो है, चाइना, ये सारे मुल्क जो है उससे फायदा उठा सकते हैं। एंड चाइना, अफगानिस्तान विल बिकम ए हब ऑफ दिस कमर्शियल एक्टिविटी इन दिस रीजन। राइट, इसलिए ये उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, सारा रीजन भी बेनिफिट करेगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान, लेकिन ये इंडिया नहीं होने दे रहा। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि इसके पीछे, इन फेलियर्स के पीछे इंडिया का हाथ है। देयर मस्ट बी पीपल वर्किंग फॉर इंडिया इन काबुल जो इस चीज को जो है सैबोटेज कर रहे हैं। लेकिन जब जिन मुल्कों का आपने नाम लिया या मैंने नाम लिया, ये सारे मिलके जो हमसाए हैं इसके अफगानिस्तान के और हमारे भी, ये मिलके अगर प्रेशर डालेंगे, प्रेशर के साथ साथ जो ही उनको जो है असिस्टेंस का, फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी कोई ना कोई पैकेज वगैरह देंगे, तो मैं समझता हूं कि चीजें जो है उससे उम्मीद अफजा हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि ये हमारा और उनका एग्रीमेंट ना हो। राइट, और अभी इंडियन चीफ के भी जो स्टेटमेंट सामने आई है ख्वाजा साहब, जहां पे इंडियन आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने मौका दिया तो सिखाएंगे कि जिम्मेदार मुल्क को पड़ोसियों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू हिम सर? मैं इंडियन चीफ को यही कहूंगा कि पड़ोसियों के साथ बर्ताव वो भी अच्छा करें, हम भी अच्छा करेंगे। अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो हम भी नहीं अच्छा करेंगे। तो ये तो एक किस्म का क्विड प्रो को है। अच्छी बात है, अगर वो ये बात कहते हैं तो अपना बर्ताव अच्छा करें, हम भी अपना बर्ताव अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर वो हमें धमकी देंगे या अफगानिस्तान के जरिए जो है मैनिपुलेट करेंगे इस इलाके का जो पीस है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, उन्हीं की जबान में जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा साहब, आपने जिस तरह से कहा कि चूंकि एक जॉइंट मैकेनिज्म पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वो तय जाहिर है अभी तक नहीं नजर आ रहा है। एंड जो हमने लास्ट वीक में 2 इंसिडेंट्स ऐसे देखे, जो एक वाना की कैडेट फैसिलिटी पर हमला और दूसरा जो इस्लामाबाद कचहरी पे हमला किया गया था, जिसके हवाले से जो मास्टरमाइंड है उसको अरेस्ट भी किया है, उसके इंकशाफात भी सामने आए हैं, जो कारी उस्मान नामी वो जो शख्स है। सो इस सरहद पार जो ये दहशत गर्दी है जिसके एविडेंसेज और तमाम लीड्स हमारे पास मौजूद है, इनकी शेयरिंग हम
किस तरह से करेंगे अफगान रजीम के साथ, या की जा चुकी, आप उसकी भी तस्दीक कीजिएगा। क्या हम इन ममालिक के थ्रू जो है वो उन तक ये पहुंचाएंगे, या कोई और आपके ख्याल में कोई मैकेनिज्म जो है वो तय किया जाएगा ताकि उनसे शेयर किया जाए दैट वी हैव सम लीड्स एंड एविडेंसेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म? देखिए, ये एविडेंस जो है हम काबुल को भी देने को तैयार हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा इफेक्टिव यही होगा कि हम जो लोग इस सारे मामले में सुलह सफाई के लिए पड़े हुए हैं उनको ये एविडेंस दें कि ये लोग ये कर रहे हैं, और डिस्पाइट आवर एफर्ट्स टू नेगोशिएट सम सॉर्ट ऑफ पीस एग्रीमेंट, ये नहीं जो है उस तरफ आ रहे। यू हैव टू अंडरस्टैंड एक चीज जो है ना, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है काबुल के साथ, थोड़ा बहुत जो मैंने इंटरेक्ट किया है, कि वो एक इकाई नहीं है वहां पे, वो डिफरेंट फैक्शंस हैं। इससे मुतंजन पका हुआ है वो जो है रंग बिरंगी किस्म के जो है चावल हैं, कि वो अगर एक इकाई हो ना, एक देयर इज अ वर्ड फॉर इट इन इंग्लिश जो है कि एक यूनिफाइड एक एंटिटी हो जिसमें बंदा उससे नेगोशिएट करे, तो उसको पता हो कि मैं आई एम टॉकिंग टू द राइट पीपल एंड दे डोंट हैव टू गो बैक एंड फोर्थ और इजाजतें लेनी और ये लेना। वो हर बात के ऊपर जो है टेलीफोन जो है काबुल को कर रहे होते थे, और काबुल में कौन कौन लोग जो है स्ट्रिंग्स खींच रहे हैं अल्लाह बेहतर जानता है। वायलेंस अगर खत्म होता है इस खित्ते में, तो उससे इस मुल्क के इस खित्ते के करोड़ लोग जो हैं, प्रॉब्ली मोर देन 1 बिलियन पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम इट। ख्वाजा साहब, मुझे एक और ब्रेक की तरफ जाना है, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जिस तरह से आप जानते हैं गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम इस्तीफ़े सामने आ चुके हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स मिर्ज़ा साहब का भी इस्तीफ़ा सामने आ चुका है। और एक तरफ आज एज वी स्पीक कन्वेंशंस मुनक्किद की जा रही हैं, कल से एक बाकायदा वकला तहरीक के लिए एक प्लान लेआउट करने की बातें इस मुल्क में जो है वो ज़ेर बहस है। आपके ख्याल में जिस तरह से जजेस अपने इस्तीफे के साथ ये बात कह रहे हैं कि ये 27वीं आईनी तरमीम आइन पर एक संगीन हमला है, ये कितनी बड़ी कोई चार्जशीट है इस तरमीम के खिलाफ और हुकूमती इकदाम के खिलाफ? देखिए, ये बेसिकली बाज लोगों के जो अपने इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर तो हमला हो सकता है, लेकिन आइन के ऊपर या हमारा जो स्ट्रक्चर है, जुडिशियल स्ट्रक्चर जो है, उसके ऊपर तो कोई हमला नहीं। मुझे बताएं, आप प्लीज गूगल करें कि किन किन मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं, आपको बेशुमार मुल्क नजर आएंगे जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं। और ये इसमें कोई ऑलरेडी एक बेंच बना हुआ था ना, वो बेंच जो है उस बेंच को अलहदा करके कोर्ट बना दिया गया है, उसका नॉमेनक्लेचर ही चेंज हुआ है ना, उसका टाइटल चेंज हुआ है। अदरवाइज उनकी पावर्स जो है, डिविजन्स ऑफ पावर जो है वो इतनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है वो ये नया कोर्ट सुनेगा, और बाकी नॉर्मल लिटिगेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है हैंडल करता रहेगा, जो 50,000 ख्वाजा साहब, आप जितने एक ईज के साथ ये बात बता रहे हैं, मुल्क के जो सीनियर वकला हैं, साबिक जस्टिस हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि जो अदालती नॉमेनक्लेचर है उसको बिल्कुल तब्दील किया गया है, और हुकूमत जो है वो अब ना सिर्फ अपने हामी जजेस लेकर आई है बल्कि उसने अपने लिए एक पूरी कोर्ट बना दी है, वो भी एक लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला दिया जाता है, उसमें तक में 6 साल के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र था। नहीं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हमारी कमिटमेंट है उसके अंदर, सीओडी के अंदर बीबी शहीद की और मियां नवाज शरीफ ने जो साइन किए थे, और उसके बाकी पार्टियों ने भी साइन किए हैं, उसमें ANP ने, JUI में इमरान ने, सब ने साइन किए हुए हैं, सब ने साइन किए हुए हैं। तो उस डॉक्यूमेंट पे साइन करके अब हालात के मुताबिक जो है कन्वीनियंस के साथ जो है, आप मुझे बताएं, ये जो जज जो एतराज कर रहे हैं या वकला जो मेरे वो हम पेशा है, मैं भी एक नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो ये मुझे बताएं कि जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केस पनामा में, उसका नाम ही नहीं था, पनामा में उसको जो है चढ़ा दिया गया जो है सूली पे, और उसके बाद जो है उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज भी जो है वही बिठा गया जो भाग गया कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से भाग गया, क्यों नहीं स्टैंड क्यों नहीं लिया उसने, वो भाग गया। फिर उसके बाद एक और बेंच बना, मैंने असेंबली में, कि मैं आपको तकरीर भिजवा दूं, मैं असेंबली में तकरीर की है
बल्कि रीमा उमर साहिबा जो है ना, मैंने उनसे ये सारा जो है अक्स किया, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड में जियो के ऊपर जो है ये सारा बयान किया। उसके बाद जो है उनकी नाअहली के लिए एक और बेंच बनाया गया कि ये नाअहल करार दिया, जिसको सियासत से बाहर। वो किसका एजेंडा था मुझे बताएं उस वक्त? इन जजों के, मंसूर अली शाह साहब के, या मैं मंसूर अली शाह साहब के मतलब लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोई इतनी वाकफियत नहीं है, लेकिन अतर मंडेला का तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। इनकी पिछले 50 दहाई से इनकी तारीख जानता हूं। ये इनके जमीर आज उस वक्त किधर थे जमीर? इनके चरने गए हुए थे, कहीं कॉफी शॉप पीने चले गए हुए थे इनके जमीर जो है। जब मियां नवाज शरीफ को जो है विक्टिमाइज किया जा रहा था वन आफ्टर द अदर, मॉनिटरिंग जज भी, वो कुछ डूब मरने का मुकाम था जुडिशरी के लिए जो मियां नवाज शरीफ के साथ इन्होंने किया। मैं समझता हूं कि अगर कोई बंदा आज जो है कि दुम पे पैर आ गया, तो उस वक्त जो है दुम पे पैर नहीं था, उस वक्त जो है सारे हलवे मांडे खा रहे थे और वो एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। ये इस तरह तो नहीं होता ये कि आप कन्वीनियंस के मुताबिक जो है क्रिटिसिज्म करें। आम पार्लियामेंट इज ऑमनीपोटेंट, अल्लाह ताला की जात के बाद जो है जमीन के ऊपर या इस मुल्क के अंदर, इस वतन के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग अल्टीमेट हमारे पास पावर है, हमने किया है। लेकिन कहाँ बताएं कि हमने इंक्रोच किया है? कोई बता दे कि कहाँ हमने जुडिशरी का इंक्रोच किया है। आज भी जजेस अपॉइंटमेंट की पावर जो है जुडिशरी के पास है। जो भी वहां पे एक पुरानी जो एक कॉम्बिनेशन है उधर जो उसकी कमीशन की या जो भी वो इंटैक्ट है। ये कह देना कि जी अलहदा हो गया तो हमारे छाती जो है हमारे सर पे आ गया है, खान आ गया गिरा है, या जो है इम्यूनिटी दे दी है चीफ। ये कहाँ आम आदमी के राइट्स को या आम आदमी के जो हकूक है उनको कहाँ मुतासर करता है? सवाल ख्वाजा साहब यही हो रहा है, आम आदमी के लिए इसमें क्या है? इस तरमीम में 50,000 केस पेंडिंग होंगे। सर यही बात वैसे 26वीं आईनी तरमीम के पास करने के टाइम पे भी हमें यही बताया गया था, पेंडेंसी ऑफ केसेस है। आज को 28वीं तरमीम की भी बात की जा रही है, तो 26वीं आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम से वो तमाम टारगेट्स नहीं अचीव होते, तो 28वीं तरमीम की अब बाकायदा हनीफ अब्बासी साहब जिक्र कर रहे थे कि मार्च तक शायद 28वीं तरमीम भी आ जाएगी। मुझे टाइम का नहीं पता, लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर है कि यहाँ पे मैं बड़ी देर से बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क में जो है निसाब जो है, तालीमी निसाब जो है वो इस मुल्क का होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए जो 70 की दहाई के अंदर जो है या 80 की दहाई के अंदर जो है हमने अमेरिका की जंग लड़ने के लिए वहां से इंपोर्ट किया था निसाब। निसाब जो है पाकिस्तानियत का निसाब होना चाहिए। निसाब जो है हमारे दीन का निसाब होना चाहिए, जो हमें अच्छा मुसलमान बनाए और जो अच्छा पाकिस्तानी हमें बनाए, वो निसाब होना चाहिए। इसलिए अच्छा जो है अमेरिका का चमचा बनने के लिए न कहे जो हमने 80 की दहाई में जो है नब्रास्का से इंपोर्ट किया था हमने। मेरी एक तो ये दरख्वास्त है, बाकी उसमें जो भी सूबाई सब्जेक्ट्स हैं सारे कुछ जो है उसका पार्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तारीख पढ़ानी चाहिए, जोग्राफिया पढ़ाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पॉपुलेशन प्लानिंग जो है उसका कोई वजूद ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। यानी ईस्ट पाकिस्तान की 54% आबादी होती थी और हमारी जो है 46 से 47% आबादी थी। आज उनकी 15-16 करोड़ है और हम 25 करोड़ पे अब खड़े हैं। हमें नहीं होना चाहिए कि ये प्रोग्राम जो है कि ये हमें इस पे करें। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, आपने मफलूज शहरों की हुकूमतें बनाई हुई हैं। शहरों की हुकूमतें जो है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसका वजूद ही कोई नहीं है। ऐसे कागजी वजूद जो है खानापुरी की हुई है। जो 18वीं तरमीम ने कहा हुआ है कि डिवॉल्व करें पावर, कहाँ है डेवोल्यूशन? इट्स ए ब्लडी फ्रॉड। जो डेवोल्यूशन जो है नहीं की हुई, डेवोल्यूशन हमने नहीं की हुई। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमने नहीं की हुई। हमने नहीं, मैं सियालकोट को पावर नहीं दी हुई कॉर्पोरेशन को, या किसी ने उधर सिंध में जो है वो हैदराबाद को या किसी और मीरपुर खास को नहीं दी हुई पावर। इस तरह केपी को हमें डिवॉल्व करनी चाहिए। ये आपके आम शहरी की जो मुसीबतें हैं या उसकी प्रॉब्लम जो है हल करेंगे। आम शहरी जो है गिरेबान पे लोकल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको गिरेबान पे हाथ डाल सकेगा, अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी। फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू द टॉप जो है अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी। मैंने ये 3 बातें कही हैं।
अल्लाह करे ये तीनों बातें आप हमारे ऐसे यहाँ वक्तन फवक्तन विसल ब्लोइंग का अपनी हुकूमत में रह के भी आप जिक्र करते रहे हैं। एक आखिरी सवाल से पहले, लेकिन आपने जिस तरह जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब के बीच में गुफ्तगू की थी आज, सर वैसे ये क्यों है ख्वाजा साहब कि नून लीग के अंदर से ख्वाजा साद रफीक साहब ट्वीट के जरिए उनको दयानतदार कह रहे हैं, उनको अपराइट एक जज कह रहे हैं कि गिने चुने जजेस में से जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब का बाकायदा अपनी ट्वीट में जिक्र करके वो कह रहे हैं। सो नून लीग के अंदर भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बावजूद इसके कि इस किस्म के फैसले मियाँ साहब के खिलाफ आए थे। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा वो छोटा भाई है, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस जो है उसके मतलब अच्छा हो, मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और मैं किसी वक्त बयान भी कर दूंगा अपना तजर्बा जो है किसी बंदे का रेफरेंस देके जो इस वक्त लंदन बैठा हुआ है। राइट, और वो इंकिशाफ आप कब करेंगे ख्वाजा साहब? वो तो मेरी डिस्क्रेशन रहने देना, वो मैं फरमाइशी तो नहीं बात कर। राइट, आपको वुकला तहरीक ख्वाजा साहब कामयाब होती दिखाई दे रही है? मैं पेशन गोई नहीं करता, मैं गुनहगार सा आदमी हूँ, ये पेशन गोई जो है बड़े लोग करते हैं। राइट, ख्वाजा साहब आखिर में चूंकि आपने लाइक आई सेड कि आप विसल ब्लोइंग का जो काफ़ी दफ़ा आपने विसल ब्लो की है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में से किस तरह से पुर्तगाल में वो ज़मीनें लेने का मामला हो, माफिया किस तरह से सरगर्म है, आपकी हुकूमत के अंदर रह के सिस्टम में इतने ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो अरबों रुपए की जो है वो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, और यहाँ पे गरीब जो है आज भी हम देख रहे हैं 230 रुपये पर किलो चीनी जो है इसकी कीमतें पहुँच चुकी हैं। 15 नवंबर से क्रशिंग का जो एक बाकायदा तौर पे पंजाब हुकूमत की तरफ से इकदाम ले लिया गया था, आज नजर ये आता है कि शुगर मिल्स ने किस तरह से जुमे के रोज एक स्टे ऑर्डर ले लिया है हाई कोर्ट से इसी के खिलाफ। कौन है ख्वाजा साहब जिसका तयन बावजूद इसके कि कमेटी रिपोर्ट्स भी तश्कील दे रही है, आइडेंटिफाई भी कर रही है, लेकिन एक्शन नहीं, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं नजर आ रही? मुझे मैं तो एक ऑफ द कफ रिमार्क इसमें दे सकता हूँ कि ये शुगर की जो क्राइसिस जो है वो पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, और एक शुगर जरा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आइटम है हमारी खुराक के अंदर, जो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। 40% आबादी जो है हमारी जो डायबिटीज की जो है मरीज बन चुकी हुई है, लेकिन क्या किया जाए, लोग मेरे शहर में जब मैं टीनेजर था तो 3-4 दुकानें होती थी मिठाई की, अब वहाँ पे कोई 150 दुकान 200 दुकान है मिठाई की। तो ये एक आदत ऐसी है मीठा खाने की जो हर बंदे को है। तो मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ कि ये क्यों हो रही है। डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर जिसकी वजह से ये हो रहा है। राइट, ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए, और नाज़रीन इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।